जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अपवाह्य तंत्र या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कई एग्जामों के अंतर्गत ओनली अपवाह्य तंत्र टॉपिक लिखा होता है या कई के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लिखा होता है। हम इस टॉपिक को मर्ज करके एक साथ पढ़ेंगे ताकि बहुत अच्छे से याद हो सके, क्योंकि मैं आपको ओनली फॉर बहुउद्देशीय परियोजना लिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में नहीं आएगा। इसलिए नदी बताऊंगा, उसके साथ साथ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा जो उस नदी से रिलेटेड है। तो आप हेडिंग लिखोगे अपवाह्य तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बात करते हैं सबसे पहले हम अपवाह्य तंत्र के बारे में। अपवाह्य तंत्र किसको कहते हैं? तो जब नदी प्रवाहित होते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ती है, वो उसका जो मार्ग है, वो जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं हम अपवाह्य क्षेत्र। यदि उसके साथ उसके सहायक नदियों को भी उसके अंतर्गत जोड़ दिया जाए, उनके भी अपवाह्य क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, और उसके उपरांत जो एक जाल बनता है, जो एक तंत्र बनता है, उसे हम कहते हैं अपवाह्य तंत्र। जैसे मित्रों, मैं बात करूं कि ये नदी है कोई, और ये इस नदी का अपवाह्य क्षेत्र है, तो ये तो हो गया इसका अपवाह्य क्षेत्र। लेकिन मैं इसके साथ इसकी सहायक नदियों को और मर्ज कर देता हूं इसमें। जब ये सहायक नदियां इसके अंतर्गत और मर्ज हो जाएंगी, इनका भी अपवाह्य क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। अब ये जो एक जाल बन गया, इस जाल को हम कहते हैं अपवाह्य तंत्र। तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत में दो प्रकार के अपवाह्य तंत्र पाए जाते हैं। भारत में दो प्रकार के अपवाह्य तंत्र पाए जाते हैं। पहला जो अपवाह्य तंत्र है वो भारत में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं हिमालय का अपवाह्य तंत्र। फर्स्ट किसका है? तो आप फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लिखोगे किसका अपवाह्य तंत्र? हिमालय का अपवाह्य तंत्र। यहां मैं लिख देता हूं ए लिख के, हिमालय का अपवाह्य तंत्र। और जो दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह्य। पहला था हिमालय का अपवाह्य तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह्य तंत्र। भारत में अपवाह्य तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हिमालय का अपवाह्य तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह्य तंत्र। कहने का मतलब है कि जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है एवं उनकी सहायक नदियों को किस अपवाह्य तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? हिमालय के अपवाह्य तंत्र में। और जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है, जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है एवं उनकी सहायक नदियों को हम सम्मिलित करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह्य तंत्र के अंतर्गत। जैसे मैं इसमें साथ साथ नोट करते चलता हूं पॉइंट बना के। जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है एवं
इनकी सहायक नदियों को हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। जबकि मित्रों, जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश से होता है, तो यहां मैं लिखूंगा, स्टार लगा के लिख लो, जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है एवं इनकी सहायक नदियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब, जिनका उद्गम हिमालय से होता है प्लस उनकी सहायक नदियां, वो तो हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, और जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि जिन नदियों का हिमालय से उद्गम होता है, ये नदियां 12मासी नदियां होती हैं। और 12मासी नदियां क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें जो जल की उपलब्धता है वो वर्षा प्लस हिमनद दोनों के द्वारा जल की उपलब्धता होती है, जल उपलब्ध होता है। और जब दोनों के द्वारा जल उपलब्ध होता है तो ये 12 माह बहती हैं, 12मासी नदियां कहलाती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, इन्हें जल केवल और केवल वर्षा के मौसम में ही प्राप्त होता है। इसलिए जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ज्यादातर मात्रा में कैसी होती हैं? मौसमी नदियां कहलाती हैं। हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिक ऊंचाई होने के कारण, हिमालय की लगभग 6100 मीटर औसतन पाई जाती है, तो अधिक ऊंचाई होने के कारण वो नदियां स्पीड से बहती हैं। और जब स्पीड से बहती हैं तो अपर्दन भी ज्यादा मात्रा में करती हैं। और जब अपर्दन भी ज्यादा मात्रा में करती हैं तो कहा जाता है कि ये नदियां अपनी युवावस्था में, और जब ज्यादा मात्रा में स्पीड से बहती हैं, ज्यादा अपर्दन करती हैं, तो ये गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण कर देती हैं। कौन सी नदियां? हिमालय के जो नदियां होती हैं वो। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की औसतन ऊंचाई कम पाई जाती है, लगभग 900 से 1200 मीटर के आसपास पाई जाती है, 900-1200 मीटर। जब ऊंचाई कम पाई जाती है तो कम स्पीड से नदियां बहती हैं, और जब कम स्पीड से नदियां बहती हैं तो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स, जो अवसाद लेकर के आती हैं, वो भी कम मात्रा में लेकर के आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो कैसी नदियां होती हैं? वो अपनी वृद्ध अवस्था में होती हैं, वो अपनी जीर्ण अवस्था में कहा होती हैं। हिमालय की नदियां युवा अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो अपनी जीर्ण अवस्था में पाई जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये नोट कर देता हूं, आप साथ में नोट भी कर सकते हो कि हिमालय के अपवाह तंत्र, हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण नदी की गति ज्यादा पाई जाती है। नदी की गति ज्यादा पाई जाती है, और जब गति ज्यादा होगी तो अपर्दन शक्ति भी ज्यादा होगी। अपर्दन शक्ति भी ज्यादा पाई जाती है। जब अपर्दन शक्ति भी ज्यादा होती है तो कहा जाता है
कहा जाता है कि ये अपनी युवा अवस्था में है एवं ये नदियां गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, ये गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, एक बार फैन चलो, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां इनकी ऊंचाई कम पाई जाती है, और जब ऊंचाई कम पाई जाती है तो अपरदन शक्ति भी कम होती है। अपरदन शक्ति भी कम पाई जाती है। जब अपरदन शक्ति भी कम पाई जाती है तो कहा जाता है कि ये नदियां अपनी कौन सी अवस्था में, जीर्ण अवस्था में, या कह सकते हैं वृद्धावस्था में पाई जाती हैं। दूसरी चीज मित्रों मैंने आपको बताई कि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, इन्हें जल की जो उपलब्धता होती है, जल की उपलब्धता किस किस से होती है, तो वर्षा से होती है, और वर्षा के साथ साथ किससे होती है, तो हिमनद से, हिमनदों से। जब दोनों से जल की उपलब्धता होती है तो ये नदियां कैसे पाई जाती हैं, ये नित्यवाही नदियां पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कैसी नदियां हैं, 12मासी नदियां पाई जाती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां पाई जाती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो नदियां हैं, इन्हें जल केवल कहां से प्राप्त होता है, तो केवल और केवल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। जब वर्षा से ओनली जल प्राप्त होता है तो ये नदियां कैसी पाई जाती हैं, वर्षा से होता है तो ये मौसमी नदियां पाई जाती हैं। ये नदियां कैसी हैं, मौसमी, यानी कहने का मतलब केवल वर्षा के मौसम में बहती हैं, बाकी टाइम में ये नदियां प्रवाहित नहीं होती हैं। तो ये हमको याद रखना था इन दोनों के अंतर्गत। हिमालय, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, या साथ साथ कि 2 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं भारत में। पहला हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है एवं उनकी सहायक नदियां वो हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित की जाती हैं। जबकि जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है वो नदियां प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसके अलावा हिमालय की ऊंचाई अधिक पाई जाती है, तो ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण नदी की गति ज़्यादा होती है। जब नदी की गति ज़्यादा होती है तो अवसाद ले जाने की क्षमता या अवसाद वहन करने की क्षमता भी ज़्यादा पाई जाती है। जब ये दोनों चीज़ ज़्यादा मात्रा में होंगी तो नदी क्या करेगी कि गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, तो वो हिमालय की नदियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई कम होती है, पठारों की ऊंचाई कम होने के कारण नदी की गति भी कम होती है, और जब गति भी कम होती है तो कहा जाता है कि ये नदियां अपनी वृद्धावस्था में पाई जाती है। इसके अलावा मित्रों याद रखना है कि हिमालय के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है।
और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि जो हिमालय का अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। यहां लिख देता हूं अपवाह तंत्र, यहां 3 ये आपको याद रखना है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तो हिमालय का पहला जो अपवाह तंत्र है तो हम लिख सकते हैं यहां पे सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। इसके अलावा दूसरा है सेकंड नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। और थर्ड नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। इसी प्रकार से मित्रों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं, या मैं कह सकता हूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियां या कोष्टक में कह सकता हूं जो पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएंगी तो वो कौन सा अपवाह तंत्र हो जाएगा, तो वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा जो पाया जाता है मित्रों वो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तो ये हो जाता है, ये तो पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा होगा पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियां। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अरब सागर का अपवाह तंत्र। कौन सा, अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय का जो अपवाह तंत्र इसे 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसके अलावा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियां जिन्हें हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित करते हैं, और दूसरा है पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियां जिन्हें हम अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको समझना था इसकी भूमिका के बारे में। और अभी आप नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लिखोगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र या हिमालय का अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो हिमालय का अपवाह तंत्र आप हेडिंग लिखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो को बीच में रोकना नहीं है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो मैं समझता हूं कि जो आपके दिमाग में जो क्यूरी उठ रही है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं, वो तुरंत उसका आंसर वहां तक मिल चुका होगा वीडियो खत्म होने तक। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो। और प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। क्योंकि हमारी ये जो क्लासें हो रही हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा आपको संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इनको साथ साथ देखते रहिए, मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो ये देखिए, आप पहले पढ़ते हैं हम हिमालय का अपवाह तंत्र, और हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हमको पढ़ना है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र, तो पहली हेडिंग लिखो आप, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का
अपवाह तंत्र। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी एवं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। किस किस को? सिंधु के अपवाह तंत्र में सिंधु नदी प्लस सिंधु की सहायक नदियां, इसमें कौन आते हैं? तो सिंधु नदी प्लस सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, ये कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है मुख्यतः, या मैं कह सकता हूं इसका विस्तार, तो मित्रों इसका विस्तार पाया जाता है जैसे एक तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब राज्यों में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? सबसे मात्रा में जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और उसके साथ साथ पंजाब राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का। अब आप फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लिखो सिंधु नदी। पहली जो हम पढ़ेंगे, एक नंबर आप नदी का नाम लिख के लिखोगे सिंधु नदी।